हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्चुअल क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर साइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, साइट्स किस तरह से होती है, क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि एग्जैक्टली क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, वो एक्चुअल क्या काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है जैसे कि आपने गूगल पे जब आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का या क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री का इमेज सर्च करते हो तो आपको दिखता है कि डॉक्टर्स कोट पहन के कुछ लैब में काम कर रहे हैं या कुछ लोग कोट पहन के काम करते। तो इस तरह से क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का या क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में ये काम नहीं होता है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे लाइफ ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एट द साइट। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू हम आपको क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री का रियल साइट दिखाना चाहते हैं। यही उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हो या आपको जॉब फाइंडिंग के लिए हेल्प करे। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को। जैसे कि मैंने बताया था कि हम आज एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को मिलने जा रहे हैं, तो हम ये साइट पे आ चुके हैं और पहले भी हमें बताएगी कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या करती है एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर साइट पे। डेली हमारे अलग अलग डिफरेंट टास्क होते हैं। जैसे अगर पेशेंट का स्क्रीनिंग है तो हम लोग पेशेंट का स्क्रीनिंग कंडक्ट करते हैं एज पर प्रोटोकॉल। अगर पेशेंट का रैंडमाइजेशन है तो हम लोग रैंडमाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। और अगर ऑडिट या ईसी ऑडिट वगैरह ऐसा कुछ है तो वो हिसाब से हम लोग हमारी वर्क प्लानिंग करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर साइट पे या तो स्क्रीनिंग, रैंडमाइजेशन, मॉनिटरिंग का प्रिपरेशन, ऑडिट का प्रिपरेशन, विजिट का प्रिपरेशन, ये सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जैसे कि आपने स्क्रीनिंग, रैंडमाइजेशन ये नए वर्ड सुने होंगे, तो मुझे थोड़ा स्क्रीनिंग, रैंडमाइजेशन के बारे में बताना कि ये क्या होता है। स्क्रीनिंग में अगर पेशेंट मतलब एलिजिबल है एज पर प्रोटोकॉल क्राइटेरिया, अगर डॉक्टर को पेशेंट मिलता है पीआई को, तो हम उसको स्क्रीन मतलब एनरोल करते हैं कि उसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया चेक करते हैं कि पेशेंट मीट हो रहा है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो हम उसको एनरोल करते हैं। इन शॉर्ट, स्क्रीनिंग मीन्स एनरोलमेंट है। क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट का एनरोलमेंट करना मीन्स स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स एनरोलमेंट इन क्लिनिकल ट्रायल। सो रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन मतलब आफ्टर स्क्रीनिंग वो रिपोर्ट्स आते हैं, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से मतलब पेशेंट का क्राइटेरिया मीट होता है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब रैंडमाइज कर लेते हैं पेशेंट को, ताकि हम लोग उनको ट्रीटमेंट दे सकें आगे। तो पेशेंट को जो आर्म्स है या ग्रुप्स है उसमें पर्टिकुलर ग्रुप में पेशेंट का सिलेक्शन होना, इसको रैंडमाइजेशन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्क्रीनिंग, रैंडमाइजेशन, आपने मतलब आप लोग आईसीएफ भी लेते होंगे, तो आईसीएफ लेते वक्त आप पीआई को किस तरह से हेल्प करते हो? पेशेंट को मतलब बताते हैं कि उनका पूरा डिटेल फिल करना है, उनका नेम है, एड्रेस है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो हिसाब से हम लोग पेशेंट को मतलब बताते हैं कि आपको ये पीआई को कैसे हेल्प करते हो? पहले पेशेंट के लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग उनको आईसीएफ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को मराठी लैंग्वेज मतलब प्रिफरेबल है तो हम लोग मराठी आईसीएफ देते हैं और वो हिसाब से हम उनकी डिटेल फिल करते हैं। एज पर द ICHGCP गाइडलाइंस, पेशेंट का जो मदर टंग है या पेशेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है बोलने के लिए, वो लैंग्वेज में ही उसको इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म का जो लैंग्वेज होता है उस अकॉर्डिंगली हमारे पास साइट के पास फॉर्म्स होते हैं। वो फॉर्म्स निकाल के पीआई को देना। पीआई ये सारी चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल का इन्फॉर्मेशन, लाइक कौन सा इंडिकेशन का क्लिनिकल ट्रायल है,
उसके बेनिफिट्स क्या है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या है, ये सारी जो चीज़ें इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में लिखी होती है, ओवरऑल ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल का वो सारा पेशेंट्स को बताता है। दैट टाइम पेशेंट को अगर कुछ कंसर्न्स आते हैं या पेशेंट्स कुछ, जैसे पेशेंट को रीड करने के लिए भी टाइम दिया जाता है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, तो इसके बावजूद भी पेशेंट को कुछ कंसर्न्स होते हैं तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स उस कंसर्न को रिजॉल्व करते हैं। तो इनको कोऑर्डिनेट करने का काम क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर करता है। इसके बाद आप इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट भी करते होंगे, तो डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में करते हो और किस तरह से करते हैं? डॉक्यूमेंट नरेशन टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और उनका मतलब फर्स्ट पेशेंट अराइवल टाइमिंग से पेशेंट आउट, मतलब जब पेशेंट आउट होता है प्रोसेस से तब तक उनका पूरा डिटेल हम लोग नरेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज में फील करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा इंग्लिश लैंग्वेज कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसमें राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होना कितना ज़रूरी है। पेशेंट जब साइट पे अराइव होता है और उसको जाने तक जो जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपको इंग्लिश में नरेट करनी है। जैसे आईसीडी हुआ, ये सारी चीज़ें ये लोग सोर्स डॉक्यूमेंट करके फाइल में, पर्टिकुलर पेशेंट के फाइल में स्टोर करते हैं। अभी ये वो आईसीडी, उसके बाद जैसे साइट मास्टर फाइल, इन्वेस्टिगेटर साइट मास्टर फाइल के बारे में कुछ बताओ। इन्वेस्टिगेटर साइट मास्टर फाइल में पूरे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं। पेशेंट रिलेटेड लॉग्स है वो पूरे लॉग्स रहते हैं, जैसे स्क्रीनिंग लॉग, डेलीगेशन लॉग, रैंडमाइजेशन लॉग, एनरोलमेंट लॉग, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन लॉग, इस तरह के सारे लॉग्स होते हैं। इस तरह के लॉग सारे साइट मास्टर फाइल में होते हैं और वो सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपडेट करने पड़ते हैं एज पर द पेशेंट विजिट। अपार्ट फ्रॉम दीज लॉग्स, इन्फॉर्म कंसेंट के अपडेटेड वर्जन, प्रोटोकॉल का अपडेटेड वर्जन, ईसी के साइट के लिए कम्युनिकेशन, साइट का ईसी के लिए जो कम्युनिकेशन है, स्पॉन्सर का साइट के लिए जो कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आईएसएफ में होती है और वो हमें टिल द एंड ऑफ द स्टडी अपडेट करनी पड़ती है। एंड देन ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अर्काइवल भी होते हैं 15 ईयर्स के लिए एंड एज पर द स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 15 ईयर्स का होता है। तो ये हुआ आईएसएफ के बारे में। अब मुझे थोड़ा ईडीसी के बारे में बताओ, ईडीसी में आप क्या करते हो? ईडीसी में सेम, मतलब जैसे हम लोग नरेशन में पेशेंट का डाटा फिल करते हैं वही हिसाब से हम लोग ईडीसी में भी डाटा फिल करते हैं कि मतलब पेशेंट का जो भी रिजल्ट आते हैं, हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो जो भी रिजल्ट आते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर करके रखते हैं। पेशेंट जब भी साइट पे आता है तो हम उसका सोर्स डॉक्यूमेंट लिखते हैं, बट ये वो सोर्स डॉक्यूमेंट जब हम लिखते हैं वही सेम चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर में अपडेट करनी पड़ती है और वो भी अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया होता है और उसमें हम सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, जैसे कि पेशेंट कब आया, उसके वाइटल्स क्या क्या थे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए, उस टेस्ट के रिजल्ट्स क्या थे, पेशेंट को कोई ऐसे ही हुआ क्या, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए मेडिडेटा, रेव, इन्फॉर्म, क्लिनफोन, इस तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपको इंटरनेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, लैपटॉप और कंप्यूटर फ्रेंडली होना ज़रूरी है, ये स्किल्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। और जो कम्युनिकेशन आप करते हो तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे पहले लिखना पड़ता है एंड देन उसका प्रिंट लेके आपको इसी को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें भी आना ज़रूरी है। तो ये स्किल सीआरसी के लिए रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि आपने बताया, आप मॉनिटरिंग प्रिपरेशन के लिए क्या करते हो, मतलब किस तरह से आपका ये रहता है? पहले तो मतलब सीआरओ के थ्रू वो लोग मतलब मेल भेजते हैं और मेल में कंफर्मेशन, मतलब कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। वो हमको मतलब डेट अगर कंफर्टेबल है तो वो हिसाब से हम लोग उनको मतलब अप्रूवल के लिए देते हैं और देन उनका एजेंडा आता है तो एजेंडा के थ्रू हम लोग मतलब वर्क प्लानिंग करते हैं। बिफोर कमिंग एट द साइट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट उनका जो भी विजिट का एजेंडा है, लाइक अगर SIV है, साइट इनिशिएशन विजिट है, प्री साइट सिलेक्शन विजिट है, रूटीन मॉनिटरिंग विजिट है या कुछ पर्पस है मॉनिटरिंग विजिट का, तो वो एजेंडा में वो मेंशन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दैट सीआरसी साइट को प्रिपेयर करता है। तो इस तरह से सीआरसी की एक्टिविटीज़ होती है। आपने ये साइट पे देखा होगा -20 का डिफ्रीज़र है, 2 to 8 डिग्री फ्रीज़र है, सेंट्रीफ्यूज है। तो जो 2 to 8 डिग्री फ्रीज़र है उसमें हमने स्टडी के ड्रग्स रखे हैं, -20 में हमने सैंपल स्टोर करके रखा है एंड वो रूटीनली हमें कब भेजना है अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल हम वो सेंट्रल लैब भेजते हैं। सेंट्रीफ्यूज में हम जो सैंपल्स विड्रॉ करते हैं पेशेंट के वो हम सेंट्रल लैब को भेजते हैं और उसके रिजल्ट्स हमें हमारे सोर्स फाइल में लगाने पड़ते हैं या उस पर हमें वॉच रखना पड़ता है कि हाँ क्या रिजल्ट्स हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल हम उस पर वर्क ऑन करते हैं।
तो इस तरह से टीआरसी की एक्टिविटीज़ होती है। होप सो इस वीडियो के थ्रू आपको क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर साइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और उसके जॉब्स या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।